नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में आप 24 से 27 अप्रैल 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि बिहार की मेजबानी में निम्नलिखित में से कहां 1 से लेकर 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, इसको लेकर बाकायदा हमने आपको बतलाया भी था कि ये दूसरी बार होगा जब महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा बिहार। पहली बार पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित हुआ था। अब ये दूसरी बार 1 से लेकर 10 जून 2025 तक इसका आयोजन राजगीर में होना है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसी प्रकार की कई जानकारी रिसेंटली हमने आपको दिया है, खास करके बिहार के संदर्भ में। बिहार की मेजबानी में अभी हालिया आयोजित प्रतियोगिताओं में ये दो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 और साथ ही साथ सेपक टकराव विश्व कप चैंपियनशिप, जो यहाँ पर ये आयोजन तिथि और इसका शुभंकर क्या था, ये चीज़ें हमने लिख भी दिया है। बाकायदा इसको लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी इस सीरीज में हमने आपको दिया था, वो चीज़ें आपको मालूम होगा। अच्छा, इन सब प्रतियोगिता के अतिरिक्त अभी हमने आपको ये भी बतलाया है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने वाला है। विस्तृत तौर पर तमाम बातें हमने आपको बतलाया है, वो चीज़ें हम और भी आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे दूं, जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, खास करके वैसे अभ्यर्थियों को जो घर बैठे 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। एक तो बात यहाँ पर यह है कि इस एग्जाम को लेकर एक बात यहाँ पर मैं पुनः से आपको बोलना चाहूंगा, पहले भी हमने बोला है, बीपीएससी का सिलेबस बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप वहां पर जाइए। जो लोग फ्रेश तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो इसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। नहीं तो होगा क्या कि जो चीज़ें जरूरी नहीं है उसे भी आप पढ़ने लगेंगे, उससे आपका समय एकदम बेकार जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन को कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी बने हुए हैं जो कि लंबे समय से, पिछले 5 महीने से, 6 महीने से, साल भर से एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं और सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। तो इस दिशा में टेस्ट सीरीज आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करता है। आप ये जान पाते हैं कि इसका स्तर क्या है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या है, सिलेक्शन के कितने करीब हैं आप। तो इसके माध्यम से आप घर बैठे अपना खुद का मूल्यांकन आप कर पाएंगे। तो इसी दिशा में बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज दरअसल शुरुआत होने वाली थी, ये तिथि थी 27 अप्रैल 2025, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। आप प्ले स्टोर से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वाले कोर्स को बाय करेंगे इस कूपन कोड के साथ। ये एक प्रकार का एक शानदार ऑफर है। ये आपके लिए अतिरिक्त छूट यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। एक नाम मात्र की फी पर हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, जो नोट्स आदि आपको मिलते हैं वो मिलेंगे, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिलेगा और इसी में एडिशनली आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जो कि 220 से अधिक ये नए और फ्रेश टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, जिसमें 70 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा और 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट होगा। तो इसके जो शुरुआत हो रही है वो हमने टाइम निर्धारित किया है शाम के 8 बजे, ये ध्यान रखेगा। हालांकि इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन टेस्ट वाले सेक्शन में, आप यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इस सेक्शन में जाएंगे, वहां पर बीपीएससी वाले सेक्शन में जाकर इसका पूरा शेड्यूल आप देख पाएंगे, टेस्ट आपका कब कब होगा, ठीक है। और 8 बजे शाम में जो हमने समय निर्धारित किया है इस टेस्ट का, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। और एक बात यहाँ पर बहुत लोगों के मन में डाउट ये भी होगा कि सर, अगर हम 8 बजे टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, कुछ समय देरी हो जाती है या फिर एक दिन बाद हम भाग लेना चाहते हैं, तो क्या ये टेस्ट हम दे पाएंगे? बिल्कुल आप यहाँ पे दे पाएंगे। ये टेस्ट लाइव मोड में जरूर आपके लिए उपलब्ध होगा। इसमें विशेषता ये भी होगी कि समय पर अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लिए फिर भी उपलब्ध रहेगा। ये नहीं कि अगर ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो हट जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए आपके कोर्स की वैलिडिटी तक उपलब्ध रहेगा। और खास बात यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सभी टेस्ट का आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा और समय पर आपको टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। अच्छा, अभी इन सब जो मतलब इतनी जो जानकारी हमने आपको दिया, इसके बावजूद भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई, कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया है, तो आप हमें जरूर लिखिएगा। चीज़ें हम आपको विस्तृत तौर पर पुनः से बतला देंगे। फिलहाल यहाँ पर आपका लंबा समय इसलिए लिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नए नए अभी ज्वाइन हुए हैं पिछले 2-3 दिन में। तो इस तिथि से, यानी कि आज से 27 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, मतलब होने वाली है शाम से, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए पहले प्रश्न से सेशन की शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्नों की संख्या इसमें बहुत अधिक है, पिछले 3 दिन के प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका हमने संग्रह किया है। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में 22 से 23 अप्रैल 2025 तक बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना का एरोबोटिक शो डैश का आयोजन किया गया। इस शो का जो नाम है वो एक्चुअली में क्या है? ये 2 दिवसीय आयोजन था। ये बिहार में पहली बार इसका आयोजन हुआ जेपी गंगापथ पटना में। तो इसका जो आयोजन हुआ है वायुसेना के द्वारा, इसका नाम है सूर्य किरण। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस सीरीज में हम तमाम चीजें आपको विस्तृत तौर पर विद एक्सप्लेनेशन बतलाते हैं। आज वाले यहाँ इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा अधिक है, वो चीजें पीडीएफ में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। बस यहाँ पर वीडियो को देखिए, जो चीजें खबरों में है वो प्रश्न के रूप में आपके बीच हमने रखा है। फिलहाल पहले प्रश्न का आंसर है सूर्य किरण। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जगदीशपुर बिहार में जन्मे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। हालांकि वो नहीं गए थे, ये निमंत्रण उन्हें मिला था लेकिन वो नहीं गए थे, वीर कुंवर सिंह। अब वो अंग्रेज अधिकारी का नाम एक्चुअली में यहाँ पर पूछा गया है और आपको बता दूं ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंग्रेज अधिकारी का नाम था, आपको यहाँ पर ध्यान रखना, विकल्प नंबर सी विलियम टेलर, जो उस समय पटना के खास करके अधिकारी थे। पटना में अंग्रेज अधिकारी के रूप में ये कार्यरत थे। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न है कि गुवाहाटी असम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने आरती कुमारी, जो कि नवादा की रहने वाली है, इनकी कप्तानी में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि स्वर्ण पदक अभी हाल ही में बिहार टीम ने अपने नाम किया। ये राष्ट्रीय सीनियर रग्बी महिला प्रतियोगिता में जो कि गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ है। अच्छा यहाँ पर बिहार टीम ने आरती कुमारी के नेतृत्व में, इनकी कप्तानी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और आपको बता दूं कि बिहार के लिए इस तरह की जो प्रश्न है वो अभी फिलहाल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में इस तरह खास करके खेल को लेकर जिस प्रकार से सरकार सजग है, इसको लेकर बहुत सारी घोषणाएं होती है और खेल की दुनिया में बिहार अब आगे बढ़ रहा है। और इस समय खेल से जुड़े हुए प्रश्न विभिन्न एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही वाला, बल्कि इस तरह के कई सारे प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर रही बात गोल्ड मेडल की, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न है कि पहलगाम कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है। बताएं कि इस समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए, जो हमला हुआ यहाँ पर आतंकी हमला, एक प्रकार से भारतीयों की या फिर हिंदुओं की यहाँ पर नृशंस हत्या हुई थी, ये ध्यान आपको रखना है। और आतंकी हमला था एक प्रकार से, और इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आप लोग अभी मीडिया में देख रहे होंगे। और इन्हीं सारे चीज़ों में अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी का जो एग्जाम का बदलता हुआ स्वरूप है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, खास करके उदाहरण अगर हम आपको दें, यहाँ पर जैसे बात करें सिंधु जल समझौते की, चूंकि ये अभी खबरों में है तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना नजर आती है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रबल संभावना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि इस संदर्भ में जो हमने विकल्प आपके बीच रखा कौन सा सही है। देखिए पहला विकल्प है, पहला कथन है कि यह 19 सितंबर 1960 को कराची में अस्तित्व में आया था। ये कथन बिल्कुल हमारा सत्य है। नेक्स्ट कथन है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान थे, यानी कि पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय अयूब खान थे। और इन दोनों के द्वारा ही ये खास करके समझौते पर कराची में 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किया गया था। हालांकि यहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर बस हमने जानकारी दिया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन्हीं दोनों के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया था कराची में इस समझौते पर। अच्छा, इस समझौते के तहत अगर हम देखें तो भारत को सिंधु नदी से 20% पानी उपयोग करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को लगभग 80% पानी उपयोग करने का अधिकार प्राप्त है इस समझौते के अनुरूप देखा जाए तो फिलहाल ये भी विकल्प यहाँ पर सत्य है। और फाइनली देखें तो जो विकल्प ए बी सी है ये तीनों सत्य है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंधु जल समझौते को लेकर बहुत सारे पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, उसे पढ़िए और उसे जरूर ध्यान रखिएगा। आने वाले दिनों भी हम कई चीज़ आपको बतलाएंगे, पीडीएफ में भी बाकायदा हमने वो चीज़ आपको दिया है, वो चीज़ें आपको अप्रैल मंथ वाले पीडीएफ में मिल जाएगा और वो पीडीएफ आपको मिलेगा
मिलेगा 1 तारीख को, एकदम जैसे मंथ एंड होता है अप्रैल महीने वाला, तो वो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो PDF तैयार हो चुका है, लगभग अभी जो 3 से 4 दिन बचा हुआ है वो चीज़ें हम ऐड करेंगे, 3 दिन लगभग बचा हुआ है, वो चीज़ें ऐड होने के बाद आपको अगले दिन ये PDF मिल जाएगा, वहाँ पर चीज़ें विस्तृत तौर पर होंगी। तो फिलहाल मैं पुनः दोहरा दूं कि सिंधु जल समझौते को लेकर तमाम बातें आप लोग जरूर पढ़िएगा, इसे डीप में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा ताकि प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस में भी हेल्प हो सके। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क नामित किए हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 16 नए को मतलब इसमें जोड़ा गया है, जिससे अब इसका नेटवर्क कुल 50 देशों में फैलते हुए बढ़कर कितना हो गया है, ये यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न है। हालांकि भारत के संदर्भ में यहाँ पर एक पॉइंट हमने जरूर जोड़ा है कि हालांकि भारत में अब तक कोई भी यूनेस्को वैश्विक जियो पार्क नहीं है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत में इसकी संख्या 0 है। हालांकि विश्व के 50 देशों में 16 नए जो इसमें ग्लोबल जियो पार्क नामित हुए हैं, इसकी संख्या बढ़कर अब हो चुकी है 222। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि शिक्षा और सामाजिक विकास में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि अच्युत सामंत। अच्छा, ये पुरस्कार हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में अगर सिर्फ और सिर्फ 2025 की ही बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार को लेकर बाकायदा समय समय पर जानकारी हमने आपको दिया है। और जो लोग डेडिकेटेड रूप से पढ़ाई में लगे हैं, ध्यान रखिएगा, रिविजन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, रिविजन देते रहिएगा। अब यहाँ पर उसी पुरस्कार की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर एक और जानकारी आपके बीच है, पुरस्कार से ही संबंधित है और है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। हालिया आयोजित विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सम्मान होता है क्रिकेट की दुनिया में। 2025 के संदर्भ में यहाँ पर ये प्रश्न है। विकल्प है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का जो अवार्ड मिला ये जसप्रीत बुमराह को मिला। ये भारत के रहने वाले आप लोग जसप्रीत बुमराह को जानते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का जो अवार्ड मिला स्मृति मंदाना को मिला, ये भी भारत की है। और वहीं पर बेस्ट T20 क्रिकेटर का अवार्ड मिला वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन को, ये भी सत्य है। तो विकल्प नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो ये भारत को लेकर जो पुरुष और महिला वर्ग में मिला है ये पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। अतः फाइनल आंसर है विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए हाल ही में सार्क वीजा छूट को निलंबित कर दिया है। और ये फैसला अभी हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद जो घोषणाएं भारत सरकार की तरफ से की गई है उसी का एक भाग है, जिसके तहत सार्क वीजा छूट को भी अब निलंबित किया गया है। हालांकि बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, वो चीज़ें अभी हमने बतलाया। एक तो सिंधु जल समझौता था, वो खास करके स्थगित किया गया, साथ ही साथ यहाँ पर सार्क वीजा छूट को भी निलंबित किया गया है। तो राइट आंसर है किस देश के नागरिकों के लिए, तो पाकिस्तान के। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक दो प्रश्न और भी इससे संबंधित है, वो अभी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर अगला नवा प्रश्न है, सिलक्यारा सुरंग जो अभी हाल ही में खबरों में है, ये किस राज्य में अवस्थित है जिसका नाम बदलकर बाबा वोखनाथ के नाम पर रखा जाएगा या फिर रखा गया है। अब ये ध्यान रखिए, ये जो सिलक्यारा जो सुरंग है ये उत्तराखंड में है। एक नए तरीके से इसका उद्घाटन होना है और फिलहाल अभी खबरों का वजह ये भी है क्योंकि इसका नाम को लेकर ये चीज़ें निकल कर आई है, इसका नाम बदलकर वोखनाथ बाबा के नाम पर रखा गया है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए अब अगला 10वां प्रश्न है, पीटर ब्रेबेक लेटमैथ जो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताएं कि वे किस देश के रहने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ी हुई कई जानकारी आप लोग देखते हैं, कई बार एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो भी हाल ही में अंतरिम अध्यक्ष बने हैं पीटर ब्रेबेक लेटमैथ, ये किस देश के रहने वाले हैं। राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किसके सहयोग से लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना ने किसके सहयोग से, तो आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, दुनिया में कई चीजें 3D प्रिंटिंग में तैयार किया गया। रिसेंटली हमने जापान में एक रेलवे स्टेशन को लेकर जानकारी दिया था, और खास करके मंदिर को लेकर, डाकघर को लेकर और एक मस्जिद को लेकर जो सऊदी अरेबिया में है, ये चीजें एक स्लाइड के माध्यम से हमने बतलाया था। वो चीजें आपको आई होप याद होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसी दिशा में अब इसको भी ऐड कर लीजिए कि ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर जो तैयार किया गया है, ये लेह लद्दाख में बनकर तैयार हुआ है, और ये भारतीय सेना के द्वारा आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से ये मतलब विकसित हो पाया है। विकल्प नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुरावशेषों के दस्तावेजीकरण के लिए ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण शुरू किया है, जो कि देश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर एकत्रित हो और नई नई जानकारी हमें देखने को मिले, सुनने को मिले। तो ये पहल भारत में पहली बार हो रहा है, और कहाँ पर किया गया, एक्चुअली ये ध्यान रखिए, ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पहल है एक प्रकार का, और ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है, तो कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि उड़ीसा में 854.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सिमलीपाल, जो कि अप्रैल 2025 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे दिया गया है। अब यहाँ पर बाकायदा ये चीज़ों को लेकर एक प्रश्न अराइज होता है कि बताएं कि यह भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि भारत का कौन से नंबर का नेशनल पार्क है, जो कि अभी हाल ही में 107वें पार्क के रूप में इसमें शामिल हुआ भारत के राष्ट्रीय पार्कों की सूची में। तो 107वां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, और आपको ध्यान रखना है ये उड़ीसा में सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन चुका है अभी। ये लगभग 854 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, एक्चुअली में किलोमीटर नहीं बल्कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। चलिए, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और जिसे 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डैश द्वारा 24 अप्रैल को घोषित किया गया था। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि उस समय यानी कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने इसकी घोषणा किया था, तो उस समय थे मनमोहन सिंह। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार थी, अगर आप डी को यहाँ पर टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी हाल ही में मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, और इनसे जुड़ी हुई कई जानकारी हमने आपको दिया है, और वो चीज़ें आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। भारत में जन्मे एक महान व्यक्तित्व थे मनमोहन सिंह। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है, वो चीज़ें एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। अच्छा, जो पीडीएफ आपको मिला है मंथली पीडीएफ, उसे रिवाइज जरूर करते रहिएगा। 2024 वाला भी जो इंपॉर्टेंट लगे उसे जरूर पढ़िएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कल का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये नाम ध्यान रखिएगा, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब हमने पूछा है कि बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है, इनसे सम्मानित किया गया था। तो ये वर्ष था वर्ष 2000। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत ये तीसरा पुरस्कार है। पद्म पुरस्कारों में आता है पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न के अतिरिक्त इन तीनों की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे 2000 में इसे इन्हें सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पे आता है कि विश्व की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन का जो आयोजन है, ये 19 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया। ये पूरी दुनिया में, ये खास करके ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें तो इसको लेकर हाफ मैराथन का आयोजन 19 अप्रैल 2025 को जो किया गया है, ये बीजिंग चाइना में किया गया है। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत नहीं बल्कि अच्छा चलिए, यहाँ पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, हालांकि हमने आपको बतलाया भी है। आपसे पूछा जाए अगर कि बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, बाकायदा इस सीरीज में हमने आपको बतलाया है। आप लोग हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। चलिए, अच्छा, जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे संकेत सर लिख के सर्च कीजिएगा, वहाँ पर हमारा आपको प्रोफाइल दिखेगा, जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम शेयर करते हैं। साथ ही साथ कुछ डाउट है आपके मन में तो वो चीज़ें वहाँ पर डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे आप। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए
हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की हाल ही में घोषणा की है, जिससे रोजगार के अवसर वहां पर पैदा होंगे, साथ साथ पलायन को भी कम किया जा सकेगा। तो ये किस देश का ये पहल है, किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में ये हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो ये देश है भूटान। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भूटान इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आते अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि पूर्व इसरो अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को निधन हुआ है। ये इसरो के पूर्व चीफ रह चुके हैं और यहाँ पर अब इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है और इसी दिशा में यहाँ पे लिखा गया कि बताएं कि इनसे संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ये एक बहुत बड़ा नाम है के कस्तूरी रंगन, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनसे जुड़े हुए पॉइंट में विकल्पों में देखें तो वे 1994 से 2003 तक इसरो के 5वें अध्यक्ष रहे थे। ये बिल्कुल सत्य है। उन्हें पद्मश्री मिला 1982 में, 1992 में फिर पद्म भूषण मिला और फिर 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इस लिहाज से देखें तो पद्म पुरस्कारों में ये तीनों पुरस्कार जीते हैं, मतलब इन्हें मिला है, सम्मानित किया गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। अगला पॉइंट है कि उन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये कथन असत्य है, इन्हें भारत रत्न अभी नहीं मिला है। तो फिलहाल ए और बी सही है, तो उपयुक्त ए और बी दोनों सत्य, अर्थात विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड और बॉलीवुड में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अगले महीने 10 मई 2025 को लॉस एंजलिस में गोल्ड हाउस गाला 2025 में पहला ग्लोबल वेनगार्ड सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? गोल्ड हाउस गाला शायद एक जगह है, मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ। यहाँ पर ये पहला ग्लोबल वेनगार्ड सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये भारतीय अभिनेत्री का नाम क्या है? तो प्रियंका चोपड़ा। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इनके अतिरिक्त कई और भी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और ये चीज़ें हम देखने वाले हैं 10 मई के बाद। जब ये पुरस्कारों का वितरण हो जाएगा तो पुनः से ये चीज़ें हम डिटेल में आपके बीच लेकर आएंगे, ताकि पुनः से इसे आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए याद रखने में सक्षम हो पाएंगे ज़्यादा दिनों तक। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर यही पर्पस होता है कि इसे पहले भी बतलाया जाता है और बाद में जब ये घोषित हो जाएगा तो पुनः बताया जाता है। 2 बार देखेंगे तो वो चीज़ें याद रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आई होप आप समझते होंगे। अब यहां पर आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि किस देश ने गोबी रेगिस्तान में हाल ही में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर स्थापित किया है? देखिए, ये इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो करेक्ट होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि चाइना के द्वारा भी हाल ही में यहाँ पर गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन थोरियम आधारित ये साल्ट रिएक्टर स्थापित किया गया है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 20 अप्रैल 2025 को आयोजित सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है? देखिए, ये जो ग्रैंड प्रिक्स जो बात यहाँ पर हो रही है, दरअसल एक रेसिंग प्रतियोगिता होती है। ऐसे में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं ऑस्कर पियास्त्री, जो कि खास करके मैकलेरन जो कंपनी है इनकी, मतलब इस कंपनी के ये रेसर हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ये भी मतलब इस तरह के पैटर्न वाले प्रश्न जो होते हैं ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वीवीआई में आप इसे जरूर रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष की तिथि को संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत आसान सा सवाल है। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की गई है? ये दुनिया की पहली बार, मतलब पहली पहल है इस प्रकार का, जो भी यहाँ पर उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय राज्य में ये दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की गई है? अब राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 21 से 22 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से कहाँ गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का आयोजन किया गया? गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का अभी हाल ही में आयोजन ये त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया है। विकल्प नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य को लेकर जो संबंधित जो त्योहार उत्सव होते हैं वहाँ पर जो आयोजित होते हैं विशेष तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की ये 38वीं बैठक है जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। ये बाकायदा एक प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर इसमें हमने एक और पॉइंट शामिल किया है कि बताएं कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि वर्ष 1945 में आज़ादी से पहले ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा, मतलब ब्रिटिश शासन काल में ये अस्तित्व में आया था। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1945 में। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर राज्य में पहली बार चुनाव आयोग ने आदिम जनजातियों के वयस्कों को वोटर लिस्ट में जोड़ा है। बताएं कि कुल 10 जिलों के कितने वोटरों को इस सूची में जोड़ा गया है। आप लोगों को हमने जानकारी दिया है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हमने टेस्ट सीरीज को लेकर आपको दिया है, इस वाले कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा और ये तमाम चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, कोई जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।